हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये फर्स्ट चैप्टर है, डेट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के सेल होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन लाइक सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। तो जो सबसे पहला टाइप है डेट इज़ अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते और इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ड्राई सेल इसका सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, ज़्यादा यूज होता है, टॉर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द सेकेंडरी सेल। इसको रिचार्ज कर सकते हैं और इसमें भी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ई रिक्शा जो यूज होते हैं ज़्यादातर टैली में, तो वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बैटरी है तो बैटरी में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक प्लस और माइनस, और इसको आपने किसी एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और यहीं से इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो कराना है। तो मान लो बाई चांस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहा है, फ्लो करते हुए एक इलेक्ट्रोड पे आया, तो इसको इधर से इधर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, फिर जाके सर्कुलेशन होगा। तो ये जो काम करना होता है ना, इसी को EMF कहते हैं। तो जो EMF इज़ इक्वल टू द कितना आपने काम किया डिवाइड बाय द कितना आपने चार्ज को फ्लो कराया। तो यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना काम करना होता है दैट इज़ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो जहाँ पे सेल आता है उसको हम EMF कहते हैं और जहाँ पे रेजिस्टेंस आती है वहाँ पे हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। एंड पोटेंशियल ड्रॉप होता है कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, ये होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन कंजर्वेटिव होती है, इसमें वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव होती है। एंड EMF किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपको बैटरी से EMF प्रोड्यूस करना है तो उसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होनी चाहिए, दूसरा प्लेट होना चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तीसरा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड साइज ऑफ सेल। जैसा कि मैंने बताया कि EMF इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। तो कितना बड़ा प्लेट है उसमें ज़्यादा चार्ज आएंगे, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आपको सिर्फ यूनिट चार्ज पे फोकस करना है, इसलिए एरिया ऑफ प्लेट कंसीडर नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साइज ऑफ सेल कंसीडर नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेल से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है, EMF के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो जो सेल की इलेक्ट्रोलाइट है जितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है दैट इज़ ए इंटरनल रेजिस्टेंस। और आइडियल सेल के लिए इसको जीरो कंसीडर किया जाता है। तो जो भी बैटरी है, बैटरी के जस्ट बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं। और ये अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जितना एरिया डिप होगा तो जो चार्जेस हैं वो फ्रीली अलग अलग जगह पे जा कर के इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन जितना इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा होगा तो आयंस खूब सारे होंगे, एक साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जस्ट लाइक R इज इक्वल्स टू ρL/A। तो लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो उसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी वहाँ पे। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आयंस तेज़ी से मूव करेगा, है ना, और थोड़ी इनके बीच में स्पेसिंग भी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाता है। लास्ट वन इज़ द एज ऑफ सेल। जितनी पुरानी सेल होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से वो काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। सो टर्मिनल वोल्टेज को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास एक बल्ब है और ये बल्ब एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। तो बैटरी के पास जितना भी EMF है उसको हमने बोला E, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो अगर EMF की वैल्यू 20 वोल्ट होती है तो एज इट इज़ वो 20 वोल्ट इसके क्रॉस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने के बाद जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस बचता है दैट इज नोन एज अ टर्मिनल वोल्टेज। लेट अस सपोज दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज नोन एज अ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है अलग अलग सिनेरियो में क्या होता है। जैसे मान लो हमको चार्जिंग करनी है,
चार्जिंग करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये सेल अपने पास पहले से ही है, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और हमने एक V के बराबर एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई किया ताकि इसको मैं चार्ज कर पाऊँ। तो ये जो V है ना वो एक एक्सटर्नल सोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल सोर्स, राइट। तो जब एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा एंड ये करंट फ्लो होकर के बैटरी के पास आएगा। जब भी करंट बैटरी के अंदर जा रहा हो तो आप समझ जाओ बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम किरचॉफ्स रूल से हमको सिंप्लीफाई करना है। किरचॉफ्स रूल क्या होता है, तो बैटरी के पास टर्मिनल्स बना दो प्लस माइनस, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, और इसका प्लस माइनस तो बना हुआ है। एक सेगमेंट से आपने शुरू किया, किस सेगमेंट से सपोज़ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो अगर यहाँ से शुरू करोगे तो प्लस से माइनस, तो यहाँ की पोटेंशियल थोड़ी कम हो गई, डेट इज़ माइनस ई। फिर आप प्लस से माइनस आए तो यहाँ पे हो गया माइनस आई आर। फिर आप माइनस से प्लस गए, दिस इज़ प्लस वी एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप यहाँ से v की वैल्यू आप निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। और यहीं से करंट की वैल्यू भी निकाल सकती है कि करंट यहाँ से आप कितना इधर पास कर रहा है, तो डैट विल बी इक्वल टू v माइनस ई डिवाइड बाई आर। एंड यू कैन से डैट द टर्मिनल वोल्टेज, द टर्मिनल पोटेंशियल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द EMF। मीन्स अगर मान लो एक बैंक है, बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करना है, तो मतलब 20 रुपीज़ आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, बस ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट यहाँ पे कुछ ऐड हो जाता है, डेट इज़ 5 रुपीज़। तो आपको सप्लाई करने के लिए 25 देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 25 दोगे तभी जा कर के 20 उधर बैंक में पैसे डिपॉजिट हो पाएंगे, क्योंकि 5 रुपीज़ लॉस में चला जाएगा। तो अगर आपको V के बराबर का पोटेंशियल सप्लाई करना है, E के इक्वल वहाँ पे सबमिट होना चाहिए, तो R के बराबर जो वहाँ पे लॉस हो जाएगा उसको ऐड ऑन करके ही उसको V को इक्वेट करना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बैटरी ऑलरेडी ही चार्ज हो गई, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ वो कनेक्ट हो गया, तो अब करंट बैटरी से बाहर निकलेगा, राइट, सेल से बाहर निकलेगा और वो इस तरीके से सर्कुलेट करेगा। इस सिनेरियो में भी आपको एक टर्मिनल प्लस बना देना है, इधर माइनस बना देना है। करंट इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, फिर करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इक्वेशन बना देनी है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको करंट के बारे में आइडिया लग जाएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इवन करंट को फ्लो कराने के लिए वो भी एक फॉर्मूला आपके पास, डेट इज़ E डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, डेट इज़ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ से भी आप करंट निकाल सकते हो। और अगर देखा जाए कि कितना टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के जस्ट बाहर कितना ऐसा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर आपको यहाँ पे VAB निकालना है तो VAB इज़ ऑल्सो इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R, राइट। तो यहाँ पे अगर I की वैल्यू आप रख दोगे तो इसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि कितना यहाँ पे आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाला है। तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू द E एंड मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल R डिवाइड बाय द कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये भी एक तरीके का टर्मिनल वोल्टेज है। बट अगर एक और फार्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज का, उसमें आपको क्या करना है, जितना EMF है उसमें जितना इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस कर देगा उसको माइनस कर दो, एंड जो बचेगा डैट विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज, राइट। सो E में से आपको यहाँ पे IR को माइनस कर देना है। E में से IR को माइनस क्यों करना है, क्योंकि सपोज जैसे कोई एक बैंक है आपके पास और बैंक में 20 रुपीज़ आपने वहाँ से डिपॉजिट था और उसको आपने बाहर निकाल दिया, फिर जैसे ही आप घर पे आए तो आपके पास 15 रुपये रह गए, तो जो 5 रुपये हुए वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए। तो सिमिलरली अगर बैटरी के पास 20 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब ये करंट को सप्लाई करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस में ही 5 वोल्ट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रिमेनिंग कितना होगा, तो E माइनस IR रिमेनिंग हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का ये वाला फार्मूला बहुत फेमस है और इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज़ लेस देन द EMF ऑफ द सेल, राइट। नेक्स्ट केस, जब अगर हमको टर्मिनल को ओपन सर्किट मैंने कर दिया। ओपन सर्किट मतलब ये होता है कि समझ आपके पास एक बैटरी है, उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये जस्ट ऐसा ओपन हो गया, कोई भी चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि इसकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना वो यहाँ पे है ही नहीं, डिसकनेक्टेड है। अब ये डिसकनेक्टेड हो गया तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो करंट कितना हो जाएगा, 0। तो आपको भी पता है कि V इज इक्वल्स टू E माइनस IR होता है, और अगर यहाँ पे करंट ही 0 हो जाए देन V विल बी इक्वल टू द E, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई लॉस होगा ही नहीं क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। तो इन दिस केस तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, राइट।
एंड द लास्ट वन इज़ नोन एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक बैटरी है और उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको आपने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, राइट, और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस पूरी ज़ीरो है, कैपिटल आर इज़ ज़ीरो, राइट। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, जनरल फार्मूला करंट का होता है कि आई विल बी इक्वल टू द ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देन इफ़ कैपिटल आर इज़ ज़ीरो देन करंट विल बी इक्वल टू द ई डिवाइड बाई स्मॉल आर। तो अगर हम बात करें कि भाई टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज का एक फार्मूला होता है आई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर ही ज़ीरो है तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। दूसरा फार्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज का कि ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे ई माइनस आई की वैल्यू हो जाएगी ई डिवाइड बाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर एंड दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इन सारे सिनेरियो से हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज ज़ीरो होता है। तो शॉर्ट सर्किट में कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है और वहाँ पे कोई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे फार्मूला रिलेटेड टू द टर्मिनल वोल्टेज, कौन कौन से फार्मूला हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बताया कि दिस विल बी इक्वल टू द ई माइनस आई आर, और आई आर को मल्टीप्लाई करके आप वी भी निकाल सकते हो। और आई की वैल्यू जैसा कि हमने बताया कि आई की वैल्यू पहले से ही गिवन होती है, आई विल बी इक्वल टू द ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये डेटा इधर आप पुट करके आप दूसरा एक फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी वाले फार्मूले को ठीक से रीअरेंज किया जाए तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। बट अगर हमको ये देखा जाए कि कितने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हुआ, तो मतलब कितना टर्मिनल वोल्टेज एंड डिवाइड बाय बैटरी का कितना ईएमएफ है, इनका रेशियो आप निकालोगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कितना आपने यूटिलाइज किया। अगर यहीं पे आपसे पूछता है कि कितने का लॉस हो गया, तो लॉस निकालने के लिए देखिए ई हमेशा बड़ा होता है, वी छोटा होता है, तो ई माइनस वी एंड डिवाइड बाय द ई, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1 माइनस वी डिवाइड बाई द ई, और वी डिवाइड बाई ई का डेटा तो आपको पता है, तो 1 माइनस कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आर से आर कैंसिल आउट होगा, तो स्मॉल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इतना % एनर्जी यहाँ पे लॉस हो सकता है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि एज्यूम द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मीन्स क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि आर विल बी इक्वल टू द के कांस्टेंट हो गया, आई करंट हो गया। देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। तो आपको पता है कि वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई आर। ई तो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब करंट यहाँ पे जो दिया हो तो दिया है, बट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस कितना हो गया, के मल्टीप्लाइड बाई आई। then we can say that v is proportional to the I square minus of I square। तो बेसिकली जो सिनेरियो बनता है वो पैराबोला बनता है, और पैराबोला अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्योंकि I के बगल में नेगेटिव साइन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम मैं बनाता हूँ। जैसे V एंड I के बीच में एक डायग्राम बनाया गया, और दिस इज़ V एंड दिस इज़ I, और एक लाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई। लाइन में ये जो पॉइंट है इसको दिया गया 2 वोल्ट, और जो यहाँ वाला पॉइंट है इसको दिया गया 4, ठीक है। करंट इज़ 4 एम्पेयर, इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो आपको एक फार्मूला अच्छे से याद होगा। फार्मूला ऐसा है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर, राइट। और एक फार्मूला आपको पता है कि Y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो y है वो बेसिकली v है, और जो x है यहाँ पे वो I है, और जो c है उसको हमने बोल दिया है e, और जो स्मॉल r है ना, वो है इसका स्लोप, राइट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है दिस इज़ नोन एज e। तो आप देखो कितना इंटरसेक्ट हुआ है, 2 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि e की वैल्यू 2 वोल्ट के बराबर है, राइट। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो होता है, आर कितना है, आर के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप होता है y डिवाइड बाई एक्स। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू द 2 डिवाइड बाई 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू द 0.5 ओम। इसलिए फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2 वोल्ट एंड 0.5 ओम। अब एक केस आता है कि जिसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आपको निकालना होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मान लो एक बैटरी है, उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, बैटरी का EMF E है,
और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया एंड दिस इज़ नोन एज द कैपिटल आर। तो इसके अक्रॉस जितना ड्रॉप होगा दैट पावर ड्रॉप इज़ द आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू होती है आई विल बी इक्वल टू द ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो जब इसको हम यहाँ पे डेटा पुट करेंगे तो ये फाइनल सिनेरियो पता होगा। अब होता क्या है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ई तो फिक्स होता है बट आर को चेंज करने पे पी चेंज होगा, और आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करके जीरो करोगे तो वेन एवर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस वी कैन से दैट पावर इज़ द मैक्सिमम, राइट। तो द मैक्सिमम पावर विल बी इक्वल टू द, जस्ट डेटा आपको यहाँ पुट कर देना है, तो ई स्क्वायर बाई 4r याद रखना है या फिर ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर, दोनों में से कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हो। बट बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया, ये तो पावर ट्रांसफ़र हुआ। बैटरी ने कितना सप्लाई किया, डेट इज़ ई मल्टीप्लाइड बाई आई, और ई मल्टीप्लाइड बाई आई को अगर आप कनेक्ट करते हो ई का फार्मूला आप रख करके और इसमें मैक्सिमम वाली कंडीशन आप पुट करते हो तो ई स्क्वायर बाई 2r का डेटा यहाँ पे भी आ गया। तो अगर आप देखो कि जितना हमने सप्लाई किया उसका 50% ही यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलाइज हो पाया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए 50% क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन दिया है कि द बैटरी हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 4 ओम कनेक्टेड विद द नेटवर्क, राइट। तो इन द ऑर्डर द मिनिमम पावर कैन बी, मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क, द वैल्यू ऑफ द आर शुड बी इन ओम। पहले आप देखो कि कौन कौन सा सिनेरियो है। देखो यहाँ पे एक आर है और ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 2r। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये है r प्लस आर मिल करके 2r हो गया, और ये है अपने आप में 4r। तो इनका रेशियो देखा जाए तो r डिवाइड बाई 2r विल बी इक्वल टू द 2r डिवाइड बाई 4r। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी वजह से जो 6r है इसमें नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इसका जो r इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो भी r इक्विवेलेंट आएगा डैट मस्ट बी इक्वल टू द R equivalent must be equal to the internal resistance that will be equal to the 4 ohm। अब R equivalent कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ऊपर वाले R एंड 2R हो गए सीरीज़ में, तो ये हो गए 3R, और नीचे हो गए 2R प्लस 6R। तो हम ऐसे लिखेंगे 3R मल्टीप्लाइड बाई 6R, राइट, यस, डिवाइड बाई द 3R एंड प्लस 6R, दिस विल बी इक्वल टू 4, राइट। तो इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ गया 18 डिवाइड बाई 9r विल बी इक्वल टू 4। देन वी कैन से डेट आर विल बी इक्वल टू द 2 ओम। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू द 2 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बहुत सारे सेल हैं जो आइडेंटिकल हैं, जैसे एक सेल ऐसा है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस हुई, दूसरी सेल ऐसी उसके एक इंटरनल, ऐसे खूब सारे सेल कनेक्टेड हैं और सब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और इन सब को मिला करके हमने इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज़ कैपिटल आर। आइडेंटिकल सेल्स हैं तो ईएमएफ भी सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सभी के सेम है, सिमिलर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि ईएमएफ कितना होगा, तो सबका सेंस अगर सेम डायरेक्शन में है तो सबके ईएमएफ को एक साथ ऐड कर देंगे। तो अगर एक का सेंस इधर की ओर दूसरे का सेंस इधर की ओर है तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, राइट। बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए सेम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सब मिल करके एन आर के बराबर हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर। तो करंट की वैल्यू भी यहाँ से निकल सकती है कि पूरी कितनी ईएमएफ आ गई एंड पूरी कितनी रेजिस्टेंस इसके पास है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन के आता है कि अगर आर की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के से भी ज़्यादा हो जाए, है ना, उससे बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम इंटरनल को निगलेक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है एन ई बाई आर। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि नहीं इंटरनल वाले सब मिल करके बहुत ज़्यादा हैं, एक्सटर्नल कम है, तो एक्सटर्नल को निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास कम करंट आएगा। तो जब कभी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप यूज़ करो और आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आप हमेशा सेकेंड वाले केस को आप फॉलो करोगे, फर्स्ट वाले केस को फॉलो नहीं करोगे, राइट। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एन अरेंजमेंट एन 3n सेल of EMF E and internal resistance is R are connected in series. Out of 3n cell, the polarity of the n cell is reversed. ठीक है, तो अगर से 3n सेल हैं तो n सेल की पोलारिटी इनकी हटा दी गई, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना, 2n। तो 2n बचा, तो 2n को हमने पॉजिटिव में लिखा ऐसा 2n मल्टीप्लाइड बाई ई
ऐसा प्लस में लिखा, और फिर जो रिवर्स किया उसको माइनस में लिखा, माइनस एनी, एंड डिवाइड बाई ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3NR। ठीक है, 3NR। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपको सिंपली क्या मिलेगा, मतलब 2NE, जस्ट एनी, एंड डिवाइड बाय जो 3NR है वहाँ पे सिंपली हो जाएगा 3NR। तो एन से एन कैंसिल आउट हुआ, द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू द E डिवाइड बाई 3R। सो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बस इसमें एक मॉडिफाई कर देना, n को हटा देना, राइट। देन फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 12 cell each having the same EMF are connected in series and they are kept close to the box. Okay, some of cell are connected in reverse order. The battery is connected in series with the ammeter and external resistance R and two cell of the same type, ठीक है, as in the battery. Okay, the current when they and such other is 3 ampere and current is 2 ampere when the two opposite each other. Okay, how many cell can connect in a service order? तो इसमें ऐसा कहना है इसका कि आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 12 सेल्स कनेक्टेड हैं, ऐसे 12 हैं, बट इसमें से कुछ रिवर्स हो गए हैं, बट वो आइडिया नहीं कितने रिवर्स हो गए, ठीक है। और इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और सेम सिनेरियो में है ना, सेम ऑर्डर में आपको यहाँ पे भी दो टाइप का सेल देखने को मिलेगा, राइट। तो दो सेल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो ज़्यादातर सही है इस तरीके से। तो ये इस तरीके का पूरा कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें कह रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के केस हैं। पहला केस है जब इन दोनों को हमने सेम टू सेम रखा है, तो नाउ करेंट विल बी इक्वल टू, तो आई 3 एम्पियर है, तो नाउ 3 विल बी इक्वल टू द, मान लेते हैं कि एन के बराबर यहाँ पे ख़राब है, रिवर्स में है, तो बचा कितना 12 माइनस एन, ठीक है। और इतना सही है, तो जो रिवर्स है वो कितना हो गया माइनस एन, ठीक है। और सभी की EMF सेम है, तो उसको हमने E कंसीडर कर दिया, तो आप E से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो सभी में हमने E से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इसके साथ साथ इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी कि जो ये दो सेल अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाए गए हैं वो भी इसी के साथ में हैं, तो प्लस 2E आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जितना अभी हमने ऐड किया इसको ओवरऑल रेजिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कुछ इस तरीके से आप सीखो कि नाउ 3 एम्पियर विल बी इक्वल टू द 12 माइनस एनी minus any and plus 2E and divide by external resistance is R plus internal resistance कितने 12 and बाहर से 2 और हो गया, तो ये हो गया 14 स्मॉल r। फिर सेकेंड केस में कह रहा है कि इन दोनों को हमने रिवर्स कर दिया, तब करंट कम हो गया, दिस इज 12 माइनस एनी, तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस एनी एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2E एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी वही रहेंगे R प्लस 14R। इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितनी इनकी वैल्यूज़ आती हैं। तो जब इनको हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 3/2 एक साथ आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू द, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 नहीं, 2n 2 इज़ 14, 14 माइनस 2n एंड डिवाइड बाय द, ये हो जाएगा 10 माइनस 2n। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ यू विल गेट 28 माइनस 4n एंड दिस विल बी इक्वल टू द 30 माइनस 6n, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2n विल बी इक्वल टू द 2 एंड द फाइनल आंसर n विल बी इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसा सेल था जो रिवर्स में कनेक्ट हो गया था, दैट इज़ वाई फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, द स्पेशल केस। स्पेशल केस मीन्स जैसे अगर आपके पास दो सेल हैं और उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट, एक हो गया 20 वोल्ट, एक हो गया 10 वोल्ट,
और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसा है 1 ओम एंड 2 ओम। तो जब इसको हटा करके एक सिंगल इक्विवेलेंट अगर आप बैटरी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप रखते हो, तो अगर इनकी पोलैरिटी सेम, सॉरी इनके सेंस सेम है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये आप ऐड कर सकते हो 20 + 10 और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 + 2 ऐड हो जाएगा। बट इनमें से कोई एक आपका रिवर्स हो जाए, जैसे सपोज 10 वाला रिवर्स हो गया, तो अब इस केस में इसका सेंस इधर की ओर है, इसका सेंस इधर की ओर है, तो एक को माइनस कर देना है। तो किसको माइनस करना है? जिसकी वोल्टेज कम होगी उसको माइनस कर देना है, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी उसको प्लस कर देना है, राइट। तो यहाँ पे जो E1 + E2 है वो E1 - E2 के पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इनके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है कि 2 सेल हैविंग द सेम EMF, इसमें EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनकी सेम टू सेम है, राइट। R1 R2 बोल दिया, सॉरी R1 R2 इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नली कैपिटल R से कनेक्ट किया गया। द वैल्यू ऑफ R सोड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0, मीन्स इसके अक्रॉस इसका जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा ना वो आपको 0 कर देना है। वो आप कैसे निकालोगे भाई? टर्मिनल वोल्टेज को 0 आप कैसे करोगे? तो देखो टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस कितना टर्मिनल वोल्टेज आएगा, तो V = E - I × R1। इसी को आपको 0 कर देना है, तो आपको मिलेगा E will be equal to the I × R1। ठीक है, अब I की वैल्यू क्या होगी? तो I will be equal to, देखो दोनों का सेंस सेम है, तो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ E ट्वाइस ऑफ E ऐड कर दिया, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R + R1 + R2। ये डेटा आपको यहाँ पे रख देना है। तो नाउ E will be equal to the twice of E R1 divided by the R + R1 + R2। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको डेटा पता चल जाएगा कि R will be equal to the R1 - R2। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसा बोल रहा है वैसा ही आपको प्रोसीड करना है। इसने बोला इसके अक्रॉस 0 हो रहा है, तो मैंने V- इसको लेकर के 0 पुट कर दिया, राइट। तो 0 पुट करेंगे तो मुझे ऐसा डेटा मिल जाएगा, बट इसको सॉल्व करने के पहले आपको करंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या केस होता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ढेर सारे सेल्स ऐसे लगे होते हैं जो पैरेलल वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस, राइट। ऐसे खूब सारे सेल होंगे जो पैरेलल वे में इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज कैपिटल R। और इन सब सिनेरियो में यहाँ पे आ गया E, इसमें भी आ गया E, इसमें भी आ गया E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, राइट। तो अभी आपको देखना है कि इसमें नेट EMF कितना होएगा। तो थोड़ी देर के याद रख लो, पैरेलल में अगर कोई भी EMF कनेक्ट होता है और सबका वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट E होता है, NE के बराबर नहीं होता है, ये आपको नहीं करना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालते हो तो R/N आता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली R + R/N हो जाएगा। तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हो। करंट को निकाल दिया तो ये वाला सिनेरियो आ गया। तो इसमें फर्दर 2 केस आया, अगर NR की वैल्यू R के कंपेयर में बहुत बड़ी हो जाती है तो आप स्मॉल r को निगलेक्ट कर दो तो आपको कम करंट मिलेगा। तो इस केस में आपको है ना, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा मत कर देना, नहीं तो कम करंट मिलेगा। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ही बहुत बड़ी हो जाए एक्सटर्नल के कंपेयर में तो आपको ज़्यादा करंट मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, राइट। अब जैसे अगर मान लो कि 2 चीज़ पैरेलल कनेक्टेड हैं एंड दोनों के पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, राइट। तो फार्मूले में जैसे 1 2 3 आएगा, E1 E2 E3 इस तरीके से ऐड हो जाएगा, नीचे इसकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। बट ये वाला फार्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब 2 सेल लगे हों, राइट। और R इक्विवेलेंट के लिए ये वाला फार्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब आपके पास 2 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हों। मान लो एक की पोलैरिटी आपने ऐसे कर दिया, इसे रिवर्स कर दिया, एक आपने रिवर्स कर दिया, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक को माइनस कर देना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज E1 को आपने रिवर्स किया है ना, E1 को आपने रिवर्स कर दिया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो E1 को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा नेगेटिव, पुट द E1 हियर इज नेगेटिव, E1 को नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। E1 को नेगेटिव पुट किया तो अगर E इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पोलैरिटी आपकी सही है।
बट ई इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपने गलत पोलैरिटी कंसिडर कर दिया है ना। अब इस केस में आपको E1 को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और E2 को आप यहाँ पे आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। जस्ट आपको रिवर्स कर देना है, मतलब कोई सा भी एक आपका साइन चेंज करके लिख दो, चाहे E1 चाहे E2। अगर ई इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ गया तो आपका जो एजम्पशन है सही है, अगर ई इक्विवेलेंट नेगेटिव आ गया तो आप अपने एजम्पशन को जस्ट है ना अपोजिट कर देना कि नहीं E2 को प्लस लेना है, E1 को माइनस लेना है, दैट्स इट, राइट। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भाई ये बताओ इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे केस में क्या किया करो, अपने मन से चीज़ों को कंसीडर कर लिया करो। जैसे मान लो E1 है वो E के बराबर हो जाए, E2 भी E के बराबर हो जाए, राइट, है ना, दोनों सेम मान लो, सेम का इनको अलग अलग मान लेते हैं। मान लो E1 को मान लो 2 वोल्ट और E2 को मान लो आप 3 वोल्ट, ठीक है, और R1 को स्मॉलर, R2 को भी स्मॉलर। तो जो E इक्विवेलेंट आता है दिस विल बी इक्वल टू द E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5। तो 1.5 जो है वो 3 से ज़्यादा है और 2 से कम है, उनके बीच में आ रहा है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि 2 आइडेंटिकल सेल 1.5 वोल्ट ईच पैरेलल एंड प्रोवाइड अ सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट हैविंग अ रेजिस्टेंस R, ठीक है। एट द वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज द 1.4 वोल्ट। मीन्स इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वोल्टेज रीड किया गया डेट इज़ 1.4, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.4। तो यहाँ पे आपने एक टर्मिनल वोल्टेज आपने निकाल दिया इन दोनों के बीच में, बट इसको पहले सिंप्लीफाई तो कर दो। तो जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है। तो R मिल करके R इक्विवेलेंट हो जाएंगे R/2, और ये सेम टाइप में कनेक्टेड हैं पैरेलल। मैंने बोला था कि सेम EMF कनेक्ट होता है तो इसकी वैल्यू भी 1.5 वोल्ट के आसपास हो जाएगी, और जिस सर्किट के साथ कनेक्टेड है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7 नहीं 3.5 के आसपास हो जाएगी, राइट। और इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिला है V, दिस इज़ 1.4। तो आपके पास फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई R। तो R की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे R/2। तो V की वैल्यू हो जाएगी 1.4, E की वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई R/2। Now V will be equal to the I multiplied by R, and the terminal voltage is given by the 1.4. 1.4 is equals to I multiplied by R is 3.5. Once you put the value here, you will get the final value. Now 0.1 will be equal to the 1.4 divided by 3.5 multiplied by R/2. Now R will be equal to the 0.5 ohm. So first option is your correct answer. मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में अगर एक रो में टोटल नंबर ऑफ सेल n लगे हुए हैं, एंड ऐसे कितने रो हैं 1 2 3 4 5, ऐसे हमने m रो बना दी है, राइट। तो एक रो के अंदर टोटल जो इक्विवेलेंट EMF होगा डेट इज़ NE, और हर एक सेगमेंट में NE आएगा, तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो NE के इक्वली होता है। पर रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा NR, यहाँ पे NR, यहाँ पे NR, ऐसे M टोटल हैं। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को NR में जोड़ा जाए तो इनकी वैल्यू होती है NR/M। तो इस तरीके से आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ से आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे द मिनिमम नंबर ऑफ सेल इन द मिक्स ग्रुप रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम करंट इज़ द 1.5 एम्पियर एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ द 30 ओम, राइट, और EMF ऑफ द ईच सेल इज़ द 1.5 वोल्ट। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम करंट, राइट। तो अगर मैं मैक्सिमम करंट की कंडीशन के बारे में आपको समझाऊं तो जैसे आपने करंट आपने कैलकुलेट किया कि भाई I की वैल्यू होती है NME डिवाइड बाई MR प्लस NR, राइट। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम करने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, तो आपको ऐसे मिलेगा E डिवाइड बाई द R बाई स्मॉल n प्लस स्मॉल r बाई स्मॉल m, ऐसा। तो अगर I को मैक्सिमम चाहिए तो ये जो नीचे वाला सेगमेंट है ना, इनकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए,
और इनकी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक डिफ्रेंशिएशन का रूल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जिसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एन और एम, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मान लो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन, कैपिटल एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल, राइट। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ इस पूरे सेगमेंट को, तो डी डिवाइड बाई द डी एम, राइट, आर डिवाइड बाई, जहाँ पे एन है ना उसको रिप्लेस कर दिया एम से, तो इसकी जगह आ जाएगा एन इधर एम, और जो प्लस में ही आएगा वो आ जाएगा आर बाई एम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आर डिवाइड बाई एन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर डिवाइड बाई द एम स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ से m कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको फाइनल जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा r बाई एन विल बी इक्वल टू r बाई एम। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो उस केस में करंट मैक्सिमम हो जाता है, और यहाँ से आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है डेट इज़ NR बाई एम, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो वहीं पे तो करंट मैक्सिमम होता है। तो पुराना वाला कंडीशन ही यहाँ पे अप्लाई करना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको पावर मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्सिमम पावर के लिए भी फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले नहीं हैं। जैसे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो आई की जगह आप रखोगे जो डेटा आपने पहले कैलकुलेट रखा है एन एम ई डिवाइड बाई द एम आर प्लस ऐसा एन आर एंड मल्टीप्लाइड बाई आर, इसका भी आपको स्क्वायर करना है ना। तो अगर इसको आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास बचता है ई डिवाइड बाई द आर बाई स्मॉल एन एन प्लस स्मॉल आर बाई स्मॉल एम, इसका स्क्वायर कर देना, आर से मल्टीप्लाई कर देना। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आर बाई एन है वो आर बाई एम के बराबर होगा, तभी तो करंट मैक्सिमम होगा, तो पावर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पावर आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर ई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। अब कैपिटल आर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी और वो कंडीशन भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन किसके बराबर है, कैपिटल आर बाई एन विल बी इक्वल टू द स्मॉल आर बाई एम। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई एन आर बाई एम। तो एन आर बाई एम अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, नाउ यू विल गेट द फाइनल आंसर एम स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई द 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू आनी है वो आ जाए आपके पास एन आर बाई एम, राइट। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आपको मिल जाएगा, दिस इज़ योर मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम करंट का सेम कंडीशन है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये चीज़ इस क्वेश्चन में अगर आपको अप्लाई करना है तो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कंडीशन द मिनिमम नंबर ऑफ सेल in the mixed grouping required to produce the maximum current of 1.5 ampere, the external resistance is 30 ohm and the EMF of the cell is 1.5 volt and internal resistance is 1 ohm। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एनी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। तो करंट यहाँ पे दे रखा है 1.5, दिस विल बी इक्वल टू एन ई अगेन 1.5 एंड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 30। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 30 एंड कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम करेंट इज़ r बाई एन इज इक्वल्स टू r बाई स्मॉल r बाई m। तो अगर मैं डेटा यहाँ पे रखूँ तो कैपिटल R इज़ द 30 और स्मॉल n, कैपिटल R इज़ 30, स्मॉल n इज़ ऑल्सो 30 into 2, so this is 60। So now you will get the value of the m. Now m will be equal to the 2. So total number of cell will be equal to the 60 multiplied by 2, that is 120. So 120 is your final answer.